स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के विषय में। बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है, क्या इसका इंट्रो है या ओवरव्यू है, पूरे साल आपको क्या पढ़ना है, इसके विषय में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट होता है। अब इकोनॉमिक्स बेसिकली हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? थ्योरेटिकल पोर्शंस पे, और उसी को जब हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की फॉर्म में एक इसका टर्म बन जाता है। ठीक है, तो आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। बेसिकली जब हम लोग डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन मेकिंग में हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं। पहला ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के जरिए, दूसरा बिजनेस इकोनॉमिक्स के जरिए, तीसरा डिसीजन साइंस के जरिए। अब जो सेकंड पार्ट है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका यूज़ सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है? अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स का ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, वी नीड अ ऑप्टिमल सोल्यूशन टू आवर बिजनेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसका हम लोग आगे करेंगे। इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के लिए बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? किसी भी इकोनॉमी में जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस चीज़ के लिए होती हैं? पहला होता है असीमित अनलिमिटेड वांट्स, असीमित इच्छाएं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग अलग इच्छा होती है। इसलिए इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अनलिमिटेड वांट्स, हर एक को हर एक चीज़ चाहिए होती है। दूसरा, जो हर एक व्यक्ति की नीड होती है वो भी डिफर करती है, डिफरेंस ऑफ नीड भी होता है। सेकंड होता है द एक्सेस और द शॉर्टनेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, हर एक को चूंकि अलग अलग चीज़ें चाहिए तो ये एक साथ संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी, उनके भी अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अब जैसे घर का ही एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहाँ बिजली के आती है तो बिजली से हम पंखा भी चलाते हैं, कूलर भी चलाते हैं, फ्रिज भी चलाते हैं, लाइट भी जलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग नीड और अलग अलग रिसोर्सेज पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जो हम लोग फेस करते हैं। दूसरी चीज़ आती है वर्किंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। वर्किंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म में क्या होता है? तीन तरह की थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है डिमांड थ्योरी, सप्लाई थ्योरी, और तीसरा होता है थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है तो उस समय जो हम लोग कॉस्टिंग करते हैं या प्राइस डिटरमाइन करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सप्लाई होता है। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड होता है। अगर सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हैं तो हम लोग उसका प्राइस इस तरह से निर्धारित कर देते हैं। पहला हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्किंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म में आपका तीन है, डिमांड थ्योरी, सप्लाई थ्योरी और थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दूसरी यूनिट में। दूसरी यूनिट में आपके पास है लॉ ऑफ डिमांड। आप जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? जब मार्केट में या बाजार में किसी चीज़ की शॉर्टनेस होती है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा होती है तो सप्लाई कम मिलती है और उसका प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, तो मार्केट में किसी चीज़ को खरीदना है या उसका प्राइस फिक्स करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? जितना मंगाया जाएगा या जितनी डिमांड होगी उतना ही उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। अब इसका निर्धारण किस चीज़ से करते हैं? इसका निर्धारण करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? मांग में लोच। इलास्टिसिटी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ठीक है, और वो किस किस आधार पर ये होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? पहला है प्राइस, दूसरा है इनकम और तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटीज। ठीक है, प्राइस में क्या होता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग कम होने पर, प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस उसका क्या होगा? बढ़ा होगा। अगर डिमांड कम है तो प्राइस उसका कम हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इनकम पर बेस्ड होता है। इनकम में क्या होता है? ये हमारी बाइंग पावर पर भी डिपेंड करता है।
बाइंग पावर यानी कितना हमारी इनकम है, उस हिसाब से हम डिमांड और सप्लाई का जो थ्योरी है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के आधार पर है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं या कारण हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत। उसके बाद आता है अगली यूनिट में तीसरा है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन आप जानते हैं किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जब हमारे पास जब फाइनल प्रोडक्ट्स आता है तो उसके लिए क्या क्या हमने रॉ मटेरियल लिया है, क्या क्या इनपुट्स दिए हैं, कितना वर्किंग किया है, कितना उसका प्राइस लगा है, लागत लगी है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन के बीच में। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, अ रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, अ रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या होते हैं कि अलग अलग अनुपातों में, ठीक है, बदले हुए अनुपातों में, रेशियोज में, प्रोपोर्शंस में हम लोग इनपुट डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट क्या आता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अंतर्गत। ठीक है, अब वैसे तो ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए यूज़ होता है और लॉन्ग रन जब प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग लेते हैं तो उसके लिए हमारे क्या यूज़ होते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स ऑफ स्केल्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स ऑफ स्केल्स। ठीक है, उसी के अंतर्गत हम लोग फिर पढ़ेंगे एक्सपेंशन पाथ, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, इंटरनल इकोनॉमीज। इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होती हैं, बेसिकली ये बचतें होती हैं कि आंतरिक बचतें किस तरह से आपने बेटर मैनेजमेंट किया है अपनी कंपनी में या फर्म में, या किस तरह से आपने जो है एक वर्क ऑफ एक्सीलेंस दिया है जिसकी वजह से कुछ क्या हुई, बचतें हुई, सेविंग्स हुई। ठीक है, तो उनको हम लोग पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, इंटरनल और इंटरनल इकोनॉमीज़ के अंतर्गत। और जो बाहरी आपका प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, उसकी इफ़िशियंसी क्या है, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के अंतर्गत। दूसरा होता है डिस इकोनॉमीज़। डिस इकोनॉमीज़ टर्म जो यूज़ होता है वो बेसिकली लॉसेस के लिए होता है। लॉसेस जो हमारी बैड मैनेजमेंट के कारण हो रहे हैं या कोई रॉन्ग वर्किंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, जो हमारे लॉसेस हैं वो हमारे डिस इकोनॉमीज़ में आते हैं। ठीक है, आगे रिजल्ट लाइंस भी हैं। फिर आते हैं हम लोग अपनी यूनिट फोर्थ में। यूनिट फोर्थ हमारी है किसकी, थ्योरी ऑफ कॉस्ट की। थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली जो कॉस्ट है वो कितने तरह की होती है, 3 तरह की। पहली तरह होता है आपका, कौन सा होता है पहला, मनी कॉस्ट, दूसरा रियल कॉस्ट, और तीसरा कौन सा कॉस्ट होता है, हाँ, तीसरा होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका इस तरह से कि आपने एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्ट यूनिट प्रोड्यूस कर लिए हैं तो उसके लिए आपको क्या पेमेंट्स मिल रहा है या क्या कॉस्टिंग आ रही है, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे तीसरे में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। ठीक है, अब इन तीनों कॉस्ट का शॉर्ट रन बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ता है, लॉन्ग रन बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। ठीक है, अब इनको पढ़ने के लिए हमारे पास कौन सी 2 थ्योरीज हैं, अप्रोचेस हैं। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, इनके जरिए हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली आप जानते हो मार्केट में जाते हैं तो तमाम तरह की दुकानें हैं, शॉप्स हैं। ठीक है, तो जो हम लोग कॉमन मार्केट में जाते हैं जहाँ पर तमाम चीज़ें होती हैं अलग अलग डिफरेंट, ठीक है, वो क्या होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, कितने तरह के मार्केट होते हैं, उनकी क्या प्राइस
स्ट्रेटजी होती है, क्या बिजनेस डिसीजंस होते हैं, क्या उन फर्म्स का ऑब्जेक्टिव होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ते हैं जाकर के, मार्केट स्ट्रक्चर के अंतर्गत। बेसिकली जो मार्केट्स होती हैं वो 4 तरह की ही होती हैं। पहला है आपका परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत कोई भी कभी भी नंबर ऑफ जो बायर्स होते हैं एक ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मोनोपोली में केवल सिंगल सेलर होता है, ठीक है। जैसे कि पहले हुआ करते थे आपकी बिजली का एक ही विभाग होता था, लाइट का, अब तो प्राइवेट कंपनीज को भी देने लगे हैं, प्राइवेटाइजेशन का ज़माना चल रहा है आजकल, ठीक है। तो जब किसी एक प्रोडक्ट की मार्केट में केवल एक ही सेलर का क्या हो, किंगशिप हो, या कह दें कि एक तरह से कॉपीराइट हो कि उस प्रोडक्ट को सिर्फ वही बेचेगा और कोई दूसरा उसका प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, उसको नहीं सेल कर सकते, तो वो आता है आपका मोनोपोली के अंतर्गत। इसी तरह से आपका है मोनोपोलिस्टिक में पढ़ेंगे और ओलिगोपोलीज में पढ़ेंगे, ठीक है। मोनोपोलीज बेसिकली इम्परफेक्ट कंपटीशन भी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें कि एक फिक्स होता है कि नहीं यही बेचना है और यही खरीदना है, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। इसके बाद आता है फैक्टर प्राइसिंग। बेसिकली फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है। फैक्टर प्राइसिंग होते क्या क्या हैं, जैसे आपका वेजेस, रेंट, ठीक है, और आप क्या बेच देते हैं, प्रॉफिट है आपका, इंटरेस्ट है, ये सब क्या होते हैं आपके फैक्टर प्राइसिंग के अंतर्गत आते हैं। कोर्स में आपका फैक्टर प्राइसिंग 2 तरीके का दिया गया है। पहला है यूनिट 6 जिसमें फैक्टर प्राइसिंग को सिर्फ किस में रोक दिया गया है, रेंट में और वेजेस में। वेजेस और रेंट आपको फैक्टर प्राइसिंग के फर्स्ट पार्ट में पढ़ने हैं। आप जानते होंगे वेजेस क्या होते हैं। वेजेस बेसिकली अ कॉस्ट incurred by a company to pay a work of a worker, ठीक है। किसी वर्कर को जो हम लोग पेमेंट करते हैं, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है, वेजेस के अंतर्गत आता है। उनको कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में, पहला परफेक्ट कंपटीशन है और दूसरा मोनोपोली कंपटीशन है, ठीक है। सेम ऐसे ही रेंट क्या होता है, बेसिकली पहले तो इसे हम लोग लगान बोला करते थे, ठीक है, जैसे किसानों पर लगान लगाया जाता था, ठीक है। अब तो लगान का सिस्टम ख़त्म है, लेकिन ये है कि अभी भी रेंट का जो काम है वो अभी भी चलता है, ठीक है। अब तो इसको और डिस्क्राइब कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। शॉप का रेंट है, घर का रेंट है, कंपनी ने कोई ऑफिस खोला, ऑफिस का रेंट है, ठीक है, या कोई दूसरी फर्म से या बिजनेस से उन्होंने गाड़ी ले ली, ठीक है, या और कोई चीज़ें हम लोग किराए पर ले लेते हैं, तो उसके लिए हमको जो पेमेंट करना होता है वो होता है रेंट, ठीक है। इसके बाद 7वीं यूनिट जो है फैक्टर प्राइसिंग है। फैक्टर प्राइसिंग में आता है आपका सेकंड पार्ट में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में जो आपको रिटर्न मिलता है, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन ए फिक्स चार्ज या फिक्स परसेंटेज, यू कैन से एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट के रूप में इंटरेस्ट थ्योरीज पढ़ेंगे, किस किस तरह की इंटरेस्ट की थ्योरीज होती हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरेस्ट इज एन इनकम फॉर एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गेन्ड बाय अ पर्सन हु इन्वेस्टेड द मनी, और यू कैन से इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अनदर थिंग इज क्या है हमारे पास, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट भी आप जानते होंगे, वो भी आपके द्वारा इनकम जो हमारी मिलती है फॉर टेकिंग रिस्क,
ठीक है, फॉर टेकिंग रिस्क। इट इज़ अ सर्टेन इनकम विच इज इनकर्ड बाई अस फॉर एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इट इज़ अ प्रॉफिट, बट प्रॉफिट क्या होता है? अनसर्टेन होता है। इंटरेस्ट क्या है? सर्टेन है, ठीक है। वी इनकर एन अनसर्टेनिटी एंड रिस्क फॉर बोथ कंडीशंस, ठीक है। बट इंटरेस्ट इज अ फिक्स इनकम, अ सर्टेन इनकम, वेयर प्रॉफिट इज नॉट श्योर, नॉट सर्टेन। ओके, सो प्रॉफिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नेचर, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इस तरह से इन 7 यूनिट्स को हम लोग पढ़ेंगे, किसके अंतर्गत? बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 ही तरह का होता है, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी करते हैं, और माइक्रो जैसे एक फर्म हो गया, परिवार हो गया, एक स्पेशल पर्सन हो गया, ठीक है। स्मॉल जो आपकी फर्म्स हैं, एमएसएमई हैं, उनमें क्या लागत है, क्या सप्लाई है, क्या डिमांड है, इस सब के बारे में जानकारी हम लोग करते हैं माइक्रो के अंतर्गत। माइक्रो में आपका नेशनल लेवल पे आता है, जैसे नेट इनकम क्या है, नेट ग्रोथ क्या है, नेट आपका कह सकते हैं प्रॉफिट क्या है, जीडीपी क्या है, इन सब की जानकारी हम लोग किससे करते हैं? किससे करते हैं? इन सब का जो स्टडी है वो हम लोग करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ठीक है। अ बिग लेवल माइक्रो, अ स्मॉल लेवल जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये आपका आज का जो सिलेबस था ये इस पूरे वर्ष पढ़ाया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।